नाज़रीन, नेतन्याहू का बेटा मार दिया गया है। जी हां, सबसे बड़ी खबर सामने आई है और इसराइल में पूरी तरह से मातम है। वो खबर जिसको छुपाने की कोशिश की गई अब पूरी तरह से आश्कार हो गई है। इसके साथ साथ गजा में मुसाद एक ऐसे फलस्तीनी इंजीनियर को पकड़ने वाली थी जिसने आयरन डोम को नाकाम बनाया था, लेकिन तुर्की की इंटेलिजेंस ने किस तरह से उसको बचाया यह भी आपको बताएंगे। और वेस्ट बैंक में अब बड़ी लड़ाई शुरू हो चुकी है और वहां पर इसराइली टैंकों और ड्रोन्स का कब्रिस्तान बनना शुरू हो गया है, जबकि हिजबुल्लाह की फिजाइया की जानिब से बड़ा हमला किया गया है और लेबनान बॉर्डर पर सूरत हाल पूरी तरह से खराब है। ये अहम तरीन तफसीलात हमारे पास आ चुकी हैं, एक एक करके आपके साथ शेयर करते हैं। उमूमी तौर पर तो जंग में वक्फा हो चुका है, लेकिन हमले मुख्तलिफ एरियाज में अभी तक जारी हैं और गजा की जंग में अहम तरीन हकायक सामने आ रहे हैं। वो हकायक जो छुपाने की कोशिश की गई थी, कम्युनिकेशन वहां पर नहीं थी, अब जब कम्युनिकेशन खुली है, वहां पर लोगों की आमदरफ्त हुई है, तो पता चला है कि क्या क्या शिकस्त इनको उठाना पड़ी है और इनके कितने फौजी वहां से फरार हुए थे जंग से। ये सब आपको बताएंगे। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और सबसे पहले नेतन्याहू के बेटे की बात कर लेते हैं। ये कोई आज नहीं मारा गया, लेकिन ये आज से 3-4 दिन पहले इसकी हलाकत हुई है, लेकिन बहुत सारा इनका नुकसान ऐसा है जिसको ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और अब उसका भांडा फूट रहा है। तो इसी तरह नेतन्याहू का बेटा वहां पर मारा गया है। ये आप स्क्रीन पर देख लीजिए, इसका नाम है जनरल रबेल दोरोन और ये जो नेतन्याहू की वाइफ हैं उसके पहले हस्बैंड से बेटा है, यानी नेतन्याहू का सौतेला बेटा है। और इससे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इसराइल, उसका बेटा भी मारा जा चुका है। एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर और एक्टर थे नेटफ्लिक्स के, वो भी वहां पर मारे जा चुके हैं। कई अहम तरीन कमांडर उनके मारे गए हैं। तो आपके ज़हन में शायद ये सवाल उठता हो कि भाई ये इतनी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज वहां पर क्यों मारी जा रही हैं, ये इतनी जो बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज हैं, इनके बेटे इनके बच्चे जंग में जाने पर क्यों मजबूर हैं। तो आप ये बात समझ लीजिए कि इसराइल में एक कानून है जिसके तहत हर शहरी को जो इसराइली आर्मी की ट्रेनिंग है वो लेना लाजमी होती है, चाहे कोई मर्द हो या फिर औरत, और फिर उसको रिजर्व फौज में रखा जाता है। इनकी 4.5 लाख के करीब रिजर्व फौज है जो कि इमरजेंसी की सूरत हाल में, जंग की सूरत हाल में बुलाई जाती है। तो ये जो सारी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज थी, उनके जो बच्चे थे ये सारे रिजर्व फौज में थे। ये अमूमी तौर पर फौज कैसा नहीं थे, ये रिजर्व में थे और इस जंगी सूरत हाल में उनको बुलाया गया था, इसीलिए ये वहां पर इनकी हलाकतें हो रही हैं। तो इस तरह जो हाई प्रोफाइल फिगर्स हैं उसमें अब नेतन्याहू के बेटे का भी इजाफा हो चुका है और इस पर पूरे इसराइल में मातम है। आप सोचिए कि जिनको आपने गुलाम बनाकर रखा हुआ था, जिनको आप इतना जुल्म उन पर कर रहे थे कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है, आज वही आपके खिलाफ उठ खड़े हुए। आज वो आपके बच्चों से बदला ले रहे हैं, मतलब जो आपने उनके बच्चों के साथ किया वो आपके बच्चों से बदला ले रहे हैं। तो ये इससे बड़ी कोई शिकस्त इबरत इनके लिए हो नहीं सकती। फिर जनाब अगली सबसे बड़ी एक और खबर सामने आई है और इंकशाफ ये हुआ है कि जंग के दौरान इनके 1000 से ज्यादा कैदियों ने वहां से राह फरार इख्तियार किया। उन्होंने हथियार डालकर वहां से वो लीव कर गए। यानी एक तो खबर ये थी ना कि जिसमें इन्होंने खुद अपनी फौज को डीमोबिलाइज किया, वो 1 लाख से ज्यादा तादाद बनती है क्योंकि इनका खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा था, आगे कामयाबी ना होने के बराबर थी। फिर बदनामी इस तरह से थी कि आगे चंद हजार फाइटर और आपने 3.5 लाख फौज बुलाई हुई है, तो फिर उन्होंने 1 लाख से ज्यादा जो अपने फौजी थे उनको डीमोबिलाइज कर दिया। लेकिन दूसरी खबर यह है कि जो अपनी मर्जी से यानी बगावत करके वहां से छोड़कर गए उनकी तादाद 1000 से ज्यादा है, जो कि बहुत ही गैर मामूली तादाद है। यानी इतनी अहम तरीन जंग इसराइल के लिए और उसमें इनके 1000 से ज्यादा फौजी जो हैं वो वहां से लीव करके उन्होंने हथियार डाल दिया। उन्होंने कहा कि हमने नहीं लड़ना। उसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि जो इनकी पॉलिसी है उस पर, कोई भी जो नेतन्याहू की पॉलिसी है उस पर बहुत सारा वहां पर बगावत है, फौजियों में बड़ी बगावत हुई क्योंकि ये ऐसी पॉलिसी लेकर चल रहे हैं जिसमें इनके फौजियों की हलाकतें ज्यादा हो रही हैं, कामयाबी आगे नजर नहीं आ रही। और यही चीज है जिस पर अमेरिका ने भी इनको मना किया था कि इतने जल्दी जंग छेड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन इलाकों में तुम जा तो सकते हो लेकिन वापस नहीं आ सकते। तो उनकी जो फौज है बस ये सारी चीजें समझती थी, तो इस वजह से बहुत सारों ने बगावत की और उन्होंने कहा कि हमने ये जंग नहीं लड़नी। तो ये खबर भी अब सामने आई है। इसके अलावा जनाब जो टर्किश इंटेलिजेंस और मुसाद की इंटेलिजेंस का जो टाकरा हुआ है वो कहानी भी बड़ी दिलचस्प है जो कि आश्कार हुई है। जनाब एक फलस्तीनी इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं ये, और इंतहाई काबिल सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, इतने काबिल हैं कि इन्होंने आयरन डोम को नकारा कर दिया था। यानी आयरन डोम बनाने वाली कंपनी रफाएल, जिसका बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बजट है, वो आयरन डोम अमेरिका ने भी खरीद कर अपने बॉर्डर्स पर लगाया हुआ है और जदीद दुनिया का सबसे जो जबरदस्त टेक्नोलॉजी है वो आयरन डोम को माना जाता है, जिसकी कामयाबी की रेशो 95% है। तो उस आयरन डोम को इस फलस्तीनी इंजीनियर ने नकारा बनाया, तो मुसाद ने इसको पकड़ने के लिए स्पेशल ऑपरेशन किया गजा में। लेकिन अब खबर यह सामने आई है कि उस इंजीनियर को मुसाद से टर्किश जो
इंटेलिजेंस थी उसने बचाया और उसको वहां से ले गए, यानी उनको मोसाद के हाथ नहीं आने दिया। अगर उनके हाथ आ जाता तो बहुत नुकसान हो सकता था, वो जो टेक्नोलॉजी जिसको वो जानता था वो उन तक भी पहुंच सकती थी। तो ये बड़ा खास ऑपरेशन टर्की की जानिब से वहां पर किया गया है। और इससे एक चीज ये भी साबित होती है कि इसका मतलब पता नहीं कितने मुल्कों की और इंटेलिजेंस के लोग वहां पर इस वक्त जंग में हैं, यानी वो लेबनान से, आपकी यमन से, आपकी ईरान से, आपकी टर्की से, पता नहीं कौन कौन सी इंटेलिजेंस के लोग वहां पर हैं। तो ये एक उस चीज का भी सबूत है। फिर तुर्की की जानिब से एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम किया गया और मेरे ख्याल से ये बहुत ही मतलब इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। इन्होंने एक सेंटर कायम किया है जो कि बाकायदा तौर पर डिस इंफॉर्मेशन को काउंटर कर रहा है, जो इसराइल का प्रोपेगेंडा है उसको काउंटर कर रहा है। अब इसकी अहमियत आप यूं समझिए कि पहले भी आपको बता चुका हूं कि मौजूदा दौर में जो सबसे बड़ा वेपन है वो पब्लिक ओपिनियन का वेपन है। यानी 75 साल इसराइल ने फलस्तीनियों पर जुल्म भी किए, उनको मारा भी सही, उनको लाखों की तादाद में डिस्प्लेस भी किया, उनकी जमीनें भी छीन ली और एट द एंड दुनिया को यही दिखाता रहा कि जो जालिम है वो फलस्तीनी है, जो दहशतगर्द हैं वो फलस्तीनी है। लेकिन 75 साल बाद आज दुनिया को पता चला कि जालिम कौन है और मासूम कौन है, मजलूम कौन है और दहशतगर्द कौन है। तो ये जंग हमने जीती है। तो इसी प्रोपेगेंडा के तहत तुर्की ने यह बड़ा स्टेप लिया और उन्होंने स्पेशल इसी मकसद के लिए अपना एक खास सेंटर कायम किया है जो सिर्फ इसराइली प्रोपेगेंडे का मुकाबला करेगा। जो वो बयानियां दुनिया पर थोपने की कोशिश करते हैं और झूठ फैलाते हैं उसको वो काउंटर करेंगे और इस तरह इसराइली जो बयानियां हैं उसके खिलाफ ये एक बड़ी जंग लड़ी जाएगी। ये मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरे आपके इस्लामी दुनिया में कोई और ये काम नहीं कर सका है। फिर जनाब अब आपको बताते हैं वेस्ट बैंक के हवाले से। वेस्ट बैंक में बहुत खतरनाक जंग छिड़ चुकी है। आहिस्ता आहिस्ता ये चिंगारी जो है वो बड़े शोले में तब्दील हो रही है, क्योंकि ये जुल्म की इस तरह से इंतहा कर रहे थे कि गजा में एक तरफ इन्होंने जंग छेड़ रखी थी, जो आपका वेस्ट बैंक है वहां पर इन्होंने रोजाना की बुनियाद पर रेड कर रहे थे, उनकी औरतों को उठा रहे थे, फीमेल स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी से जाकर उठाया गया, ठीक है, बच्चों को उठाकर लेकर गए। तो वहां पर भी जो एक रिजेंटमेंट थी, जो गुस्सा था वहां में, वो बढ़ता चला जा रहा था। इनके शहरी आते थे, वो फलस्तीनी को वहां पर मार देते, उसका घर छीन लेते, उसकी जमीन छीन लेते, जो सबसे महंगा ऑलिव ऑयल के फार्म से फलस्तीनियों के वो उनसे छीन लिए गए। तो इस पर बहुत गुस्सा बढ़ रहा था। फिर वहां पर लोगों ने अब हथियार उठाना शुरू कर दिए और इस हद तक अब जंग वहां पर फैल चुकी है कि आज इनके ड्रोन्स वहां पर गिरा दिए गए हैं। आज इनके बाकायदा वहां पर ड्रोन्स गिराए गए हैं। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और उसमें इनके दर्जनों फौजी जो हैं वो वहां पर हलाक हुए हैं। अब वहां पर बहुत सारे लोगों ने असलहा उठा लिया है और एक्सप्लोसिव डिवाइसेस लगाकर इनकी गाड़ियां तबाह की जा रही हैं, इनके टैंक्स को निशाना बनाया जा रहा है, इनके ड्रोन्स को निशाना बनाया जा रहा है, इनकी चेक पोस्ट पर वहां पर हमले किए जा रहे हैं। और इसलिए अब ये भी पीछे हटने पर मजबूर हुए हैं। जिस तरह ये अंधाधुंध जाकर रेड कर लेते थे, जिसके चाहते घर में घुस जाते, जिसके चाहते औरतों को उठा लेते, अब इनको भी थोड़ा सा समझ आई है कि नहीं भाई ये काम नहीं चल सकता। तो अब ये भी बड़े एहतियात के साथ अब ये नई हिकमत अमली के साथ ऑपरेशन कर रहे हैं। तो इस तरह वेस्ट बैंक में हथियार उठाने का एक ये उनको फलस्तीनियों को फायदा हुआ। देखे ना कि जो कैदी रिहा होकर आए हैं उन्होंने क्या कहा, जो औरतें 10-10 साल कैद काट कर आई हैं और जवानी की कैद वो वहां पर काट कर आई हैं, उन्होंने बाहर निकलते हुए कहा कि नेतन्याहू और बाइडन हमें डरा नहीं सकता और हम अपना वतन छोड़कर नहीं जाएंगी। तो वहां पर औरतों का ये जज्बा है जो बेगुनाह कैद काट कर आई हैं 10-10 साल, और वो भी इसराइली कैद में, जो दुनिया की सबसे जालिम कैद समझी जाती है। तो इस तरह फलस्तीनियों की जो इस्तकामत और बहादुरी है वो उस पे भी उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और ये भी रिपोर्ट नाज़रीन सामने आई, आपको बड़ा अच्छा लगेगा ये रिपोर्ट सुनकर कि फलस्तीनियों की इस्तकामत, सब्र और बहादुरी देखकर अमेरिकन ने और यूरोप में लोगों ने, वहां के अवाम ने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया है कि भाई इस कुरान में क्या ऐसी चीज लिखी हुई है जो इनको, मतलब इनके बच्चे शहीद हो रहे हैं, इनके पेरेंट्स शहीद हो रहे हैं, इनके बहन भाई शहीद हो रहे हैं, लेकिन फिर भी ये इस्तकामत और सब्र के साथ खड़े हैं। ये कैसा पॉसिबल है? यानी कुरान ने इनको क्या ऐसी चीज सिखा दी है? तो इस वजह से वहां पर लोगों ने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया है। तो ये है इनका इंपैक्ट। यहां आपके बड़े बड़े अरब मालिक इतने बड़े बड़े महल बना लिए, अयाशियां और पता नहीं क्या क्या इनके पास नहीं है, लेकिन जो इंपैक्ट दुनिया में इस वक्त डाल रहे हैं वो फलस्तीनी है। अब जरा हिजबुल्लाह की बात कर लेते हैं। मुसलसल हमले वहां से जारी हैं और उसकी स्ट्रेटजी नाजरीन ये है कि अब इसराइल को सीज फायर पर मजबूर किया जाए। पहले उनको आप वक्फे पर लेकर आए, वक्फे पर राजी किया, उनके हाथ बांध दिए कि वो हमला ना कर सके, उनसे अपने कैदी ले लिए। यानी आप मुझे बताएं कि 10 साल एक औरत को कैद रखा गया और बगैर किसी गुनाह के, और वो उम्मीद छोड़ चुकी थी कि इसराइल ने मुझे रिहा नहीं करना, मतलब ऐसी कितनी औरतें हैं, और उसको जोरे बाजू पर रिहा करवाया गया। तो इसको आप कोई छोटी कामयाबी समझते हैं? यानी इसराइल कौन सा ऐसा रहम दिल है जो वो औरतों को छोड़ेगा, बच्चों को छोड़ेगा, जिसको उसने 10-10 साल से बेगुनाह कैद किया हुआ है। इस गुनाह पर सिर्फ कैद किया हुआ है कि वो इबादत करने अल-कुदस में गई थी, सिर्फ इस गुनाह पर उनको पकड़ा और 10-10 साल उन्होंने कैद काटी है। तो उनको ये छोड़ने वाला था। तो अगर उनको छोड़ने पर मजबूर हुआ है तो ये कोई मामूली बात नहीं है। तो अब अगला मरहला यह है कि इनको पूरा सीज फायर पर मजबूर किया जाए। और सीज फायर
बहुत बड़ी विक्ट्री होगी फलस्तीनियों की। तो उसके लिए ईरान, यमन और हिजबुल्लाह मुसलसल टेक्निकल तरीके से हमले जारी रखे हुए। अभी ये आप देख लीजिए कि प्लेन इन्फिल्ट्रेटेड इनकी फिजाइया की जानिब से हमला किया गया है। और जो गलीली का इलाका है, यहां पर भी बताया जा रहा है कि यहां पर भी एक बड़ा हमला हुआ है। गलीली मुसलसल हमलों की जद में है और ये मुतनाज़ इलाका है जिसको हिजबुल्लाह वापस अपने कब्जे में लेना चाहता है। तो अब उनके फिजाइया की जानिब से आज का जो हमला है, वैसे रोजाना ये पहले 30-30, 40-40 ऑपरेशन कर रहे थे, लेकिन आज सिर्फ 2 ऑपरेशन हुए हैं। सिर्फ इनकी फिजाइया का एक अटैक हुआ है और एक ये गलीली में इन्होंने ऑपरेशन किया है। तो इसमें भी इनका मकसद सिर्फ यही है कि वो प्रेशर पूरी तरह से बनाकर रखें। और जैसे कि अब इसराइली शहरी ये समझ रहे हैं कि हम यहां पर महफूज नहीं है, तो उनको बार बार ये बताया जाए कि वाकईतन आप महफूज नहीं है। अगर आपने जंग जारी रखी तो फिर हम आपको किसी भी फ्रंट से चैन से नहीं जीने देंगे। जब आपके लाखों शहरी लेबनान बॉर्डर से उनको आपने फारिग किया है, उनके घरों से निकाला है, तो उनको भी समझ आई है कि इसका मतलब सिर्फ देखिए ना, अब 75 सालों में क्या हो रहा था कि जंग सिर्फ गजा में महदूद थी। ये जब चाहते बमबारी करते, कोई रिएक्शन नहीं आता, जब चाहते वेस्ट बैंक में जो मर्जी कर लेते। अब उनकी अवाम को पहली बार ये पता चला है कि अब फलस्तीनी इतने तगड़े हो गए हैं और अरब उनके साथ इस तरह एकजुट हैं। अरबों में जैसे यमन, आपका लेबनान, आपका सीरिया, आपका इराक, आपका ईरान और उसके बाद तुर्की, ये अब इतने एकजुट हो गए हैं कि ऐसा नहीं होगा कि हम बम गिरा कर आ जाएंगे और हम पे बम नहीं गिरेंगे। तो ये इस जंग का मेजर फैक्टर है जिसने वहां के अवाम को सोचने पर मजबूर किया है कि हमारी हुकूमत की पॉलिसी गलत है, इसीलिए वो अपनी हुकूमत के खिलाफ खड़े हुए हैं। और उन्हें पता चला है कि जंग अब सिर्फ वहां पर महदूद नहीं रहेगी, बल्कि वो हमारे घरों तक भी आएगी। तो ये इस जंग ने बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट किया है।